जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी के कुछ प्रश्न हल करेंगे। आपसे निवेदन है कि लाल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। कुछ पाने के लिए जिद करनी पड़ती है, जिद्दी होना पड़ता है, जो किस्मत के भरोसे बैठने से सफलता किसी को नहीं मिलती। इसी कड़ी में सीडीपी के प्रश्नों को हल करते हैं और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी तैयारी को और पुख्ता करते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा, अधिगम बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि जो बच्चों के अधिगम में बाधाएं आ रही हैं, जो कारक बाधक हैं, उनको हल करने के लिए या उनको दूर करने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। क्या डांट कर उनको दूर किया जा सकता है। प्रश्न ऑप्शन कह रहा, क्या बच्चों को डांटना चाहिए, व्यक्तिगत सहयोग सहायता देना चाहिए, होमवर्क बढ़ाना चाहिए, टेस्ट आधारित कार्य करना चाहिए। यदि किसी को अधिगम संबंधी कोई बाधा सामने आ रही है तो उस छात्र को शिक्षक व्यक्तिगत सहयोग कर सकता है, व्यक्तिगत सहायता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी कक्षा में कई सारे बच्चे हों, कोई एक बच्चा किसी प्रकार की चुनौती या बाधा से जूझ रहा हो, तो उस बालक को आप व्यक्तिगत सहायता दे सकते हैं, सहायता देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की बाधा दूर हो सके और वो अधिगम को अर्जित कर सके। ऑप्शन बी व्यक्तिगत सहायता देना। मान लीजिए किसी एक ही बच्चे को समस्या है, फिर आप व्यक्तिगत उस बच्चे को सहायता दीजिए और बाधा को समाप्त करिए, उसके अधिगम में सहायक बनिए। अगला प्रश्न, संदर्भानुकूलन शब्द चयन किस कौशल से संबंधित है। संदर्भानुकूलन मतलब संदर्भ के अनुकूल, इसका हम विच्छेद करेंगे। संदर्भानुकूलन का हम भी विच्छेद करेंगे। इसका था संदर्भ के अनुकूल, संदर्भ के अनुकूल। संदर्भ के अनुकूल मतलब संदर्भ अनुकूलन शब्द का चयन किस कौशल से संबंधित है। मतलब क्या व्याकरण से संबंधित है, शब्द चयन से संबंधित है, पठन से संबंधित है, या वाक्यबंध से, या वाक्यबंधन कह सकते हो, वाक्यबंध से संबंधित है। संदर्भानुकूलन में संदर्भ के अनुकूल शब्द जो चयनित किया गया है, ये शब्द चयन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रश्न के लिए उक्त जो स्पष्ट उत्तर है शब्द चयन, ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, स्वर और व्यंजन किस भाषा तत्व के उदाहरण हैं। स्वर और व्यंजन, प्रश्न स्वर और व्यंजन किस भाषा तत्व के उदाहरण हैं। मतलब कह सकते हैं हमारे से लेकर मतलब ये जो वर्णमाला हमारी स्वर और व्यंजनों की, ये किस भाषा तत्व के उदाहरण हैं। प्रश्न ऐसा पूछ रहा। स्वर किसे कहते हैं। या स्वर की बात करें, अ आ इ ई उ ऊ हमारे स्वर के उदाहरण हैं। और क ख ग घ ङ, ये क से लेकर ज्ञ तक जो हैं आपके, ये व्यंजन के उदाहरण हैं। किसके हैं, व्यंजन के। बिना किसी संकोच के आप आगे बढ़िए। ये अ आ इ ई उ ऊ और क ख ग घ, ये किसके उदाहरण हैं। प्रश्न ऐसा कह रहा है कि ये शब्द के उदाहरण हैं। शब्द किसे कहते हैं, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। शब्द किसे कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं।
शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं? अब इसी के लिए वाक्यांश किसे कहते हैं? यदि वाक्यांश की बात करें, दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से वाक्यांश का निर्माण होता है। जैसे वाक्यांश है, राम कहाँ जा रहा है, राम क्या कर रहा है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, ये एक वाक्यांश है। शब्द जैसे राम या मु मिलकर राम का निर्माण होता है, ये शब्द कहलाता है। अब वर्ण विन्यास क्या है? क्या इस ऑप्शन के लिए उपयुक्त उत्तर है? बिल्कुल नहीं। अगर ऑप्शन डी वर्ण, स्वर और व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। स्पष्ट होना चाहिए, स्वर और व्यंजन किस भाषा तत्व के उदाहरण हैं? तो ये वर्णों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सामान्यतः वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषिक विविधता से क्या आशय है? भाषिक विविधता मतलब भाषाओं की विविधता। भाषिक विविधता का तात्पर्य होगा भाषाओं की विविधता से। इसका संदर्भ जो है भाषाओं की विविधता से है। क्या एक जैसी भाषा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाषिक विविधता यह कई सारी भाषाओं की बात की गई है जिससे विविधता उत्पन्न होती हो, जहां पर कई सारी भाषाएं इकट्ठी होती हो, बोली जाती हो, प्रयोग में लाई जाती हो, ऐसी विविधता की बात कर रहा है प्रश्न। क्या एक जैसी भाषा? बिल्कुल नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है। केवल मानक हिंदी? बिल्कुल नहीं, यहां पर एक भाषा की बात नहीं कर रहा है प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, विभिन्न बोलियां और भाषाएं। हमारे समाज में कई भाषाएं, बोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसी जब कई बोलियां और भाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी, आती हैं या की जाती हैं, उसे हम भाषाई विविधता कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर विविध प्रकार की भाषाएं और बोलियों का उपयोग किया जाता है। भाषिक विविधता के लिए जो वाक्य हमारा ऑप्शन सही होगा, विभिन्न बोलियां और भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वनोन्मेषी गतिविधियां भाषा शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण हैं? वनोन्मेषी गतिविधियां, एक गतिविधि की बात की गई है जिसे वनोन्मेषी गतिविधियां कहते हैं, भाषा शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? आइए प्रश्न देखते हैं, समय बिताने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, एजुकेशनल गतिविधियां होती हैं, वो बिल्कुल समय बिताने के लिए, कुछ अर्जन के लिए, अधिगम के लिए की जाती हैं। किसके लिए की जाती हैं? अधिगम के लिए की जाती हैं। बालकों में नई सीख उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? रचनात्मकता बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए, बच्चों को कुछ नया रचने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए, अनुभव के लिए वनोन्मेषी गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कक्षा कठिन बनाने के लिए। बिल्कुल गलत। बच्चों को सार्थक और सीखने में आसानी उत्पन्न बनाई जाती है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनाई जाती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल विपरीत जा रहा है। परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। हम प्राथमिक कक्षाओं में अंकों की या वार्षिक परीक्षा की या परीक्षा पे जोर नहीं दे सकते हैं। वहां पर बच्चों की जो अधिगम शक्ति है उसका निर्माण करते हैं, उस अधिगम में सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द निर्माण प्रक्रिया किससे संबंधित है? प्रश्न क्या करा? शब्द निर्माण मतलब शब्दों के निर्माण को सामान्यतः शब्द निर्माण कहा जाता है। शब्द निर्माण किसे कहते हैं? शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहा जाता है। यह प्रक्रिया किससे संबंधित है? प्रश्न ऐसा कह रहा है, क्या लेखन कौशल से? यदि बच्चा लिख रहा है, कुशलता से लिख रहा है, तो शब्द निर्माण का से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो शब्द निर्माण करना सीख गया है। यहाँ शब्द निर्माण की प्रक्रिया की बात की गई है। लेखन में तो वो शब्द निर्माण करने में कुशल है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। पठन कौशल से नहीं, यहाँ शब्द निर्माण की बात की गई है।
नए शब्द गढ़ने से। जी बिल्कुल, शब्द निर्माण का शाब्दिक तात्पर्य क्या होगा? नए शब्दों को गढ़ने की कला सीखना, या नए शब्दों को गढ़ने की कला को हासिल करना, या नए शब्द लिखने की या सीखने में सक्षम होना, कुछ ऐसा हो सकता है उत्तर आपका। शब्द भंडार बढ़ाने से, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नए शब्द गढ़ने से। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुमान लगाना अनुमान लगाना किस कौशल के अंतर्गत आता है? अनुमान लगाना किस कौशल के अंतर्गत आता है? क्या व्याकरण के अंतर्गत आता है? मतलब अनुमान लगाना, इसे कहते तुक्का लगाना, ऐसा कह सकते हैं क्या? तुक्का लगाना, तुक्का लगाना। जैसे आपकी परीक्षाओं में कई प्रश्न आ जाते हैं, आपको उत्तर क्लियर पता नहीं होता, तो आप तुक्का लगाते हैं कि क्या हो सकता है, कब ए हो सकता है, नहीं 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 बी हो सकता है, कुछ ऐसा कह सकते हैं। तुक्का लगाना या अनुमान लगाना किस कौशल के अंतर्गत आता है? क्या व्याकरण के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। क्या लेखन के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। वर्तनी के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। पठन समझ, जी पढ़ने की समझ, अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्या? अनुमान लगाना किस कौशल का? पठन समझ में पढ़कर समझना कि जी ये उत्तर सही हो सकता है आपका। अगला प्रश्न, दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसी सामग्री जिसे दिखाकर बच्चों को शिक्षित किया जाए। प्रश्न ऐसी सामग्री की बात कर रहा है। प्रश्न ऐसी सामग्री की बात कर रहा है। कैसी? दृश्य सामग्री जिसे दिखाकर। क्या पाठ लंबा करना मुख्य उद्देश्य? नहीं। बच्चों सीखने को स्पष्ट और रोचक बना, जी बिल्कुल सही है। दृश्य सामग्री का उपयोग सीखने की क्रिया को स्पष्ट और रोचक बनाना, बच्चों को उसमें तल्लीन कर देना, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर देना, दृश्य सामग्री। इसी में अनुभव आधारित अधिगम किसे कहा जाता है? केवल लिखना, वास्तविक अनुभव से सीखना, केवल सुनना, रटना। इस प्रश्न के लिए जो परफेक्ट उत्तर होता वास्तविक अनुभव से सीखना, क्योंकि अनुभव आधारित सीखने की बात कर रहा है और इन विकल्पों में अनुभव की बात केवल ऑप्शन नंबर बी कर रहा है। जो आपके अनुभव हैं उनसे सीखना, उनसे आगे बढ़ना, कुछ ऐसा प्रश्न हमारा कह रहा है। अगला प्रश्न है, भाषिक सृजनात्मकता किस प्रकार विकसित होती है? भाषिक सृजनात्मकता किस प्रकार विकसित होती है? प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। क्या अभ्यास से, विविध गतिविधियों से, केवल पढ़ने से, केवल लिखने से? प्रश्न भाषिक सृजनात्मकता की बात कर रहा है और चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल अभ्यास से? बिल्कुल गलत। विविध गतिविधियों से? जी हाँ, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जैसे कुछ खेल गतिविधियों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, कुछ ग्रुप बनाकर बच्चों को शिक्षित किया जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके या अन्य प्रकार की गतिविधियों से बच्चों को शिक्षित किया जाए, अधिगम में प्रेरित किया जाए, कुछ ऐसा कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? वह शिक्षा या वह कक्षा जहां पर विभिन्न प्रकार की बाधाओं से बाधित बच्चे एक साथ बैठकर अधिगम को ग्रहण करते हों, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऐसी कक्षा जहां पर विभिन्न प्रकार के बाधित बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जाए, समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसी प्रकार कह सकते हैं बुद्धि उपलब्धि किसे
कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र होगा मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या? वास्तविक आयु गुना में 100। यदि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो बालक की बुद्धिलब्धि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मानसिक आयु, उसकी मानसिक आयु क्या है अपान वास्तविक आयु, उसको गुणा करेंगे 100 से, उसकी जो बुद्धिलब्धि होगी इस फार्मूले को सरल करेंगे, बुद्धिलब्धि ज्ञात कर सकते हैं। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट की विजिट करें और अपनी तैयारी को और तेज करें। जय हिंद।